हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वो शाम को देर से उठी। लाउंज से इन दोनों की आवाज़ें आ रही थी। वो हैरान हुई। उसका मतलब दाराब ऑफिस गया ही नहीं और उसे कंपनी दे रहा है। लाउंज से माया की आवाज़ आ रही थी जो कह रही थी, याद है दाराब, तुम कहा करते थे जब भी तुम शादी करोगे तो वो लड़की मैं ही होंगी। माया मलक, याद है ना? पठान मर्द की जुबान एक ही जुबान होती है। उसने डरमाई अंदाज में उसे याद दिलाया तो दाराब का कहका उबल पड़ा। हा हा हा, याद है मुझे। परी की उससे ज्यादा सुनने की हिम्मत ना थी। वो जो अब तक एक उम्मीद के सहारे जी रही थी, आज सारा भरम टूट गया। अगर कभी मुझे शादी का ख्याल आया तो वो लड़की तुम होगी माया मलक। ये लफ्ज शिद्दत से उसके कान में गूंजने लगे। वह शिकस्ता कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और साथ दरवाजे से टेक लगा कर शिकस्ता अंदाज में जमीन बोस हुई। अंदर की घुटन बढ़ने लगी थी। क्या से क्या होगा, चंद पलों में सारा करोड़ और मान टूट गया इस रिश्ते पर जो था मेरा। तुम्हारा नाम? परिचय मेहरोज। नहीं, आज से परीक्षित दाराभान। आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा? परीक्षित दाराभान। कितनी लंबी उसकी आंखों के आगे घूमे। वो फिर से फुट फुट कर रोती थी। वो रोती रही, तड़पती रही। हर लम्हा वो जो अपने होने का इत्मीनान देता रहा था सब खत्म हो गया। मेरा मुहाफिज मीरा नहीं, हमें सब झूठ निकला। खूबसूरत लड़कियों के नसीब खूबसूरत होते हैं, उनको चाहने वाला शोहर मिलता है। परी का हुस्न हूरू को मार दे। अलीजा की सहेलियां उसको देखकर कहती थी, सब झूठ है। परी ने चीखा कहा, मैं खूबसूरत हूँ? परी ने चीखा कहा, किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। दाराम ने जहरीला मुस्कुराकर कहा था, आपकी आंखें तो कहती हैं। वो उतराई थी इस लम्हे। उसके अंदर गुजरे पल के लफ्ज परीचे के कान में गुंजे। सब गलत, सब झूठ था। हवेली में गुजरा वो वक्त। कितने पल वो तड़पती रही। उस लम्हे उसे 70 माओं के बराबर प्यार करने वाला रब याद आया। वो उठी और वुजू किया, फिर उस हस्ती के सामने सजदे में गिरी जो दोनों जहां का मालिक था। ए अल्लाह, उस शख्स की मोहब्बत मेरे दिल में डाली क्यों जो मेरा था ही नहीं। अगर उसे मेरे लिए बनाया है तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे मेरे रब। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। पता नहीं कैसा जादू कर दिया उस शख्स ने मेरे ऊपर। मुझे हर वक्त उसे सोचकर सांस आती है, वरना सांस में नहीं आती। अगर उससे अलग होने का सोचूं, ए मेरे रब, उसका दिल बदल दे, मेरी मोहब्बत डाल दे। मुझे खुल कर जीना सिखाने वाले ने मेरी सांसें कैद कर लिया, उसे मेरी मोहब्बत में कैद कर दिया। वो अपने रब से मुखातब थी। उसे नहीं समझ कि क्या बोल रही है, क्या मांग रही है। वो बस अपनी कहे जा रही थी, पर वो रब सब समझता है अपने बंदों के दिलों का हाल। उसके लिए किस वक्त क्या सही है वो सब जानता है। वो किसी से बेखबर नहीं। कितने बेआवाज लम्हे गुजरे। वो हाली हाथों से देखती रही। उसके सामने आंसू बहाने के बाद दिल को सुकून आया उसके। वो अपने ये सोच रही थी उसे क्या करना है, और सीधी बेड पर लेट गई और छत को घूरती रही। कुछ देर गुजरी, दरवाजे पर नाक हुई। वो कैसे इस ना करने वाले को अंदाज को ना पहचानती। वो चलते उसके कदमों की आहट तक पहचानती थी। उसने कोई जवाब ना दिया, पर दाराब दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। परी, इतनी देर हो गई है, तुम आई नहीं? सारी नमाजें भी चली गई। वो अंधेरे में कदम कदम चलता हुआ लाइट आने की थी। उसने आंखों के आगे हाथ रखा और उठ गई। वो मेरा और अल्लाह का मामला है, आप बेफिक्र है, उसका हिसाब आपसे नहीं होगा। इस मामले से दूर रहे। इतना कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़ी। इस वक्त दरा को गुस्सा आया और उसने उसका बाजू पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ा उसका रूह और कहा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तमीज और मैनर्स भूल गई हो तुम? आप भी बहुत कुछ भूल गए हैं तो मैं भी भूल गई। तमीज और मैनर्स भूल गई तो कौन सी बड़ी बात है? उसके बाजू पर जोर देते हुए दाराब ने कहा कि आइंदा इस लहजे में तुम मुझसे बात नहीं करोगी, और हमारे घर में मेहमान आई है, इससे टाइम दो और इज्जत भी दोगे। अंडरस्टैंड? दाराब ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा था, पर उसने जरा नोटिस ना लिया उसके गुस्से का। आपकी मेहमान? आपको मुबारक। आप भी मेहमान नवाजी करे, मेरा कोई वास्ता नहीं है। उसकी आंखों में देखकर कहती वो दो बदल जवाब दिया। वो हैरान हुआ उसके अंदाज पर वो कभी इतनी बदतमीजी नहीं थे। परी, ये मेरा घर है और उस घर में मेरे हिसाब से तुम रहोगी, समझी? वो हैरत और दुख की कैफियत में उसको देख रही थी। जिस घर को वो अपना समझ रही थी वो उसका है ही नहीं। आहरी बरम भी गया। तो निकाल बाहर करें ऐसे घर से। उसके आंसू बह निकले थे। उन्हें रगड़कर उसने कहा, वैसे शायद मैं ना जाऊं खुदा। आप निकालेंगे तो चली जाऊंगी। भेज दें वापस अम्मी के पास या हवेली, नहीं रहना मुझे। अब परी ने गुस्से से कहा था और दराब ने एहसास हुआ अपने लफ्जों की चुभन का। परी, ऐसी जिद्दें क्यों कर रही हो कि मैं वो लफ्ज बोलूं? मेरा ये मतलब नहीं था। चलो खाना खाओ, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। आपके दराब ने नरमी से और प्यार से परी को कहा था। परी ने उसकी ना को अहमियत देते हुए दो दो टोक इनकार किया। मेरा वेट ना करे, आप अपने मेहमान को टाइम दे, मैं खुद खा लूंगी। बेफिक्र है, भूख की कच्ची हूँ, खा लूंगी।
मैं उसके लहजे को इग्नोर करते हुए दोबारा नरम लहजे में कहा, खाना खा लो। और उसकी बात मानकर परी ने कहा, ठीक है, फ्रेश होकर आती हूँ। और दराब इस वक्त उसकी नरमी देखकर खुश हो गया था। उसने उसकी आंखों में बसे हुए जुनून को न देख सका। ठीक है, हम वेट कर रही हैं, साथ खाना खाएंगे, ठीक है। इतना कहकर वो बाथरूम से बढ़ गई थी अपने कपड़े लेकर, और दराब कमरे से बाहर चला गया। दावरा पूरे 2 महीने का हो गया था। मुकद्दस को 2 दिन से दर्द था। आज दाई ने कहा कि बच्चा हो जाएगा। मुकद्दस पापा मेहरों से इल्तिजा करती उसे शहर लेकर जाया जाए, उसमें बर्दाश्त नहीं है, वो घर में बच्चा नहीं कर पाएगी। पर मेहरोज मजबूर था घर की रवायत के आगे। वो गिड़गिड़ाई थी, यह दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। बीबी जान ने मेहरों से कहा, वो शहरी लड़की है, उसमें और महरों में बहुत फर्क है, ले जाओ उसे, वो जिंदगी वहीं पर करवाएगी। तुम्हारी औलाद को ना कुछ हो जाए। माँ की बात माँ उसकी समझ में आ गई और उसको ले जाने का फैसला किया। कुछ देर में अल्लाह ने के फजल से बच्चा हो गया। बेटी हुई है, दाई ने कहा। मेहरोज खुश हुआ, सबने खुशी का इजहार किया। मुकद्दस को यकीन आया कि बेटी की भी इतनी खुशी मनाई जाएगी। हवेली में वह डाल पड़ी थी, पर सुकून होकर आंखें मूंद ली उसने। अगले दिन मेहरोज ने उसे बताया कि वो अपनी बेटी का रिश्ता दरा खान से तय कर दिया। अब उसकी मांग है। कितने लंबे दुख और बेयकीनी उसका चेहरा तकती रहती, कितना बेमोल कर दिया था उसे उस शख्स ने। काश पूछ लेता कि वो कौन सा इनकार करती है। ये सब उसके साथ उस शख्स ने नहीं, उसकी मोहब्बत ने किया है उसे बेमोल। अलीजे खान नाम रखा है हमारी शहजादी का बाबा जान ने। मेहरोज अपनी कही जा रहा था बिना उसके दिल का हाल समझे। ये रिश्ता बाबा जान की मर्जी से हुआ है। आज मैंने अपने बाबा जान को खुश किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मुकद्दस मुझे माफ कर दो अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो। तुमने मुझे ये खुशी दी जिससे मैं अपने बाबा जान का दिल साफ कर सकता हूँ। मेहरोज के चेहरे की खुशी को देखा मुकद्दस की आंखों में पानी भर आया था और उसने सोचा, अच्छा है तुम्हारे माँ बाप जिंदा है जिन्हें तुम खुश तो कर सकते हो, पर मेरी माँ की मैं एक ही बेटी थी, कोई खुशी ना दे सकी। कितना याद किया होगा उन्होंने मुझे आखिरी लम्हों में, ना वो मुझे दे सकी और ना मैं उन्हें दे सकी। मेरा दर्द तुम नहीं समझ आएगा, मेरी अजियत का अंदाजा तुम कभी नहीं लगा सकते। तुम समझ रही हो ना मेरी बात, मुझे गलत मत समझना। मेरोज ने हाथ पकड़कर उसे पूछा, हाँ समझ रही हूँ। वह बस इतना ही कह पाई, उसे ज्यादा कहने की उसमें हिम्मत ना थी। वलीजे के चेहरे को देखकर सोचती रही कि अल्लाह करे तुम्हारा नसीब अपनी माँ जैसा ना हो, आमीन। दारा परी के कमरे में आया तो खाली कमरा उसका मुंह चुरा रहा था। वह हैरान हुआ कि सुबह के 6 बजने हैं और माया तो नींद के मजे लौटी थी। वो परी को वॉक के लिए लेने आया था। फिर वो बाहर आया तो उसे बाहर भी नजर आई, बाहर लान में भी नजर आई, और फिर पूरे घर में घूम कर देख चुका था। उसे कहीं वो नजर आई, ना किचन में ना ही टेरेस पर। उसे अब तशवीश हुई थी और गिर पर आया। गार्ड से पूछा, हामिद तुम्हारी बीबी जी कहाँ है? सर वो तो साबर पाई को लेकर वॉक करने गई हैं बाहर। अगर दारा परी के मामले अगर किसी पर भरोसा करता था तो वो सिर्फ साबर पर, क्योंकि वो खास मुलाजम था, इसलिए इस वक्त भी परी उसको लेकर गई थी अपनी हिफाजत के लिए इतनी सुबह। गेट से बाहर निकलकर वॉक करता हुआ उसे अच्छा लगा कि परी साबर को लेकर गई है अपनी हिफाजत के लिए, परी बजाय अकेली जाने के। वो गार्डन पहुंचा, उसे दूर से देखा, वो दूसरे ट्रैप पर वॉक कर थी और कान में हैंड फ्री लगाए साबर एक सैर पर खड़ा था। उसकी तरफ जाने लगा। दाराब उससे पहले उससे बात करता वो भाई की तरफ मुड़ गया। परी ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने दाराब को देखा ही ना हो। गार्डन से चली गई वॉक करती हुई। साबर से इशारा दिया कि वो बीबी जान को उनका बताए, पर दाराब ने पहले ही उसे इशारा किया कि उसके पीछे जाए। उसे जाता हुआ देखता रहा। वह नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार करता रहा और वो ना आई। नाश्ता करके उठा, उसके कमरे में गया, वहां पर वो ना थे। बैग भी ना था अपनी जगह पर। शायद बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि रोज उसके साथ ही जाया करती थी कॉलेज। वो बाहर की तरफ निकल पड़ा, वहां पर भी नहीं थी। गार्ड उसके पास आया और उसने कहा, बीबी जी तो अकेली चली गई हैं, साबर गाड़ी लेकर उसके पीछे निकले हैं साहब। वह हैरान हुआ और परी की इसकी हरकत इतनी बहादुर वो कब से हुई। हाँ साबर कहाँ हो? दराब ने मोबाइल फोन कान से लगा कहा। साबर के फोन उठाते ही उसे फिक्र हो रही पड़ी कि क्या बस में बैठी है और तुम? दूसरे हाथ से वो परेशानी मसल रहा था। ये उसकी फिक्र का अंदाज था परी के लिए। शुक्र है तुमने अक्ल से काम लेते हुए बस में सवार हो गए उसके पीछे। मैं ड्राइवर को कहता हूँ तुम्हें लेने आ जाए, वहीं रहना कॉलेज के गेट के पास। अच्छा ठीक है, नहीं भेजता, तुम खुद आ जाओगे। ठीक है, वापसी में मैं खुद लेने आ जाऊंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर दराब ने कॉल काटी और मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका। उसका गुस्से से बुरा हाल था। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया परी, ये जिद महंगी पड़ेगी तुम्हें। मुझे पुराने वाला दराब बनने पर मजबूर ना करो। वो अंदर ही अंदर परी से मुहातब होने वाले अंदाज में कहा। वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। बीबी जी खुदा के लिए ऐसा ना जाए,
परी पैदल निकल आई थी घर से, सर पर स्कार्फ लिए दुपट्टा अच्छे से उड़ा हुआ और कंधे पर बैग लटकाए वो जा रही थी। साबर भाई मैं चली जाऊंगी, आप वापस जाओ। दारा साहब गुस्से होंगे, खुदा के लिए मान जे। उसे बस स्टॉप की तरफ जाता हुआ देखने लगा था। वो जल्दी से गाड़ी लेकर आ गया था उसके पीछे। वो आगे आगे तेज कदम चल रही थी। आज साबर को अफसोस हो रहा था कि वो क्यों उसके पूछने पर उसे रास्तों के नाम बताता था। वो भी पूरा रास्ता नोट करती, उसे सवाल पूछती। उसे बस स्टॉप का रास्ता उसने बताया था। वो शौक रखती थी रास्तों की मालूमात का। तब भी साबर उसकी दिलचस्पी देखते हुए उसे बताता। वो साबर के अलावा किसी मुलाजिम से बात ना करती। वो उसे भाई कहती तो वो भी उसे बहनों की तरह अजीज रहता। वो बस स्टॉप पर खड़ी हो गई थी। साबर गाड़ी पार्क करके आ गया। उससे कहा, बीबी जी, दाराब साहब नाराज होंगे मुझ पर जब उनको पता चलेगा। मैंने रास्तों का इल्म और बास के रास्ते समझाए हैं आपको। खुदा के लिए मेरा सोचें। अब वो उसे अपनी नौकरी के छूटने का बता रहा था। अब वो पहली वाली पड़ी नहीं थी जो किसी के कुछ भी बताने पर मान जाए। अब अपना दिमाग इस्तेमाल करना खूब जानते थे। वो आपको नहीं निकालेंगे, बाकी इज्जत अफसाई कर सकती हैं। आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी। देखें, FC11 आ गई है, यही बस मेरे कॉलेज के सामने उतारेगी मुझे। साबर हैरान हुआ। वो इतना याद रखती है। वो उसे यहाँ की रूट्स की बस के नंबर्स बताते थे, कौन सी किस जगह छोड़ती है। एक महीने में वो इतनी समझदार हो गया, उसे याद है अपने कॉलेज की रूट की बस का नंबर। वो मजे से चढ़ गई थी और दूसरी तरफ साबर भी सवार हो गया था। वो सेकंड रो में बैठ गई थी एक लेडी के साथ। वो अलीजे के साथ कई दफा बस की सवारी कर चुकी थी। पहले वो डरा करती थी, आज उसे कोई भी खौफ नहीं था। जाने क्यों बस के चलते दराब के धीरे दुख सताने लगे। बस के सफर के साथ उसका ज़हन दराब के साथ ही गुजरे पल में खोने लगा। साबर उस पर दूर से नजर जमाए बैठा था। उसे तकलीफ हुई। सुबह भी वॉक के दौरान कई दफा रुक जाती, जब उसका चेहरा आंसू से तर हो जाता। फिर पूछती, ठहर कर, और फिर दौड़ना शुरू करती नए सिरे से। अभी भी जब से लाचार हो गया था। परी का वो नजरें चुरा गया। कुछ और रश बढ़ गया था तो वो सही से देख ना पा रहा था। परी ने अपना गम बुलाकर नोटिस लिया कि एक आदमी और झुका खड़ा हो गया था उसकी सीट के साथ। जी, वो जिस लेडी के साथ बैठी हुई थी उसके गोद में बच्चा था, जिस वजह से फैल कर बैठी हुई थी, तो परी के लिए थोड़ी जगह थी। अब उस आदमी ने एक बार उसे टोका दिया। उसे देखा कि कंडक्टर ने देखा भी उसे अनदेखा कर दिया। ये रोज का मामूल था उसके लिए। परी इस वक्त खड़ी हुई और कहा, क्या मसला है, क्यों टांग मारी हो? और कंडक्टर भाई, आप देखकर अनदेखा कर रहे हैं, मेरी जगह अपनी बहन होती तो यूं देखा करते। साबर हैरान हुआ। उससे पहले कि वो कुछ करता, एक शरीफ आदमी ने इस बंदे को पकड़कर गुस्सा रसीद करते हुए कहा, शर्म करो, बच्चियों को छेड़ती हो। कंडक्टर, अपनी ड्यूटी सही से करो। जो दूसरों की इज्जत की हिफाजत करती है उनकी बहन बेटियों की खुदा करता है, अल्लाह से डरो। साबिर हैरत से देख रहे थे परी को, जिसने आवाज उठाई। उस आदमी को बस से बाहर निकाला, पर इस शरीफ आदमी कहे बगैर ना रह सका। अच्छा हुआ आवाज उठाई बेटा आपने, वरना यहाँ बच्चों के डर से चुप हो जाती हैं और ऐसे लोगों का हौसला बढ़ती है। वो खामोश होकर बैठ गई थी और जब कॉलेज के लिए उतरी तो कंडक्टर ने माफी मांगी। बहन माफ कर दो, गलती हो गई। वह शर्म से सर झुकाए हुए खड़ा था। कोई बात नहीं भाई, इतना क्या कि वो उतर गई थी बस से। वो खामोशी से बैग संभालती कॉलेज के अंदर चली गई। आज खुद को हल्का महसूस करती और उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जो लोग जुल्म पर खामोश रहती हैं उनके साथ दुनिया भी जुल्म करती है, और वो खुद के साथ जुल्म अलग करते हैं। जो आवाज उठाती हैं उनके साथ दुनिया आवाज मिलाकर चलती है। हम औरतों ने ही खामोश रहकर इन नामर्दों का हौसला बढ़ाया है। आज अलीज़ा खान की छठी थी, यानी उसकी पैदाइश का छठा दिन। उसके कान में और नाक को छिदवाकर सोने की बाली पहनाई और पूरे गांव में मिठाई बांटी गई कि वो अब दराब खान की मांग है। उसके हाथ में छोटी सी सोने की अंगूठी महरू ने पहनाई। महरू बहुत खुश थी और दराब अपनी माँ को देखकर खुश हो रहा था। वैसे भी अब दराब के लिए अपनी माँ से ज्यादा किसी की कोई अहमियत ना थी। आज वो अपनी माँ की वजह से खुश था। मुकद्दस को अपने मासूम बच्ची के नाक और कान छिदवाने पर एतराज था, वरना वो खुश थी। उसने अपने दिल को मना लिया था। फंक्शन में सबको मजा आया था। गाँव की औरतों ने पश्तो में गीत गाए। अगले दिन महरू आकर मुकद्दस के पास बैठी और कहा, क्या तुम खुश नहीं इस रिश्ते पर? मैंने तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखी है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त महरू ने उसके हाथ पकड़े और अपने साथ लेकर उसे यकीन दिलाते हुए कहा, यकीन करो मेरा बेटा दराब तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा शौहर साबित होगा मुस्तकबिल में, क्योंकि उसने अपनी माँ के दर्द सारे देखे हैं। वो औरत की इज्जत करेगा, वो वक्त भी देगा, उसे मान भी देगा अपने होने का। पर भाभी, बेटा तो माहिर हाना का है ना, क्या बाप का खून ऐसा नहीं दिखाएगा? मुकद्दस ने अपना हदेशा जाहिर किया। जो उसके दिल में था उसकी ने जुबान से कह दिया। महरू के चेहरे पर एक दुख का साया लहराया उसके बाप पर। महरू ने जवाब में कहा कि मैं चाह कभी इस बात से इनकार नहीं कर सकती। खून है, अपना असर कभी भी दिखा सकता है, पर मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा और यकीन है कि मेरा बेटा मेरा जैसा है, कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम पर साबित होगा, तुम खुद मानोगी। देखना मुकद्दस,
भाभी आपको बुरा लगा तो माफ कर दीजिएगा, बस उम्रों का भी फर्क बहुत है। बहुत सी बातें माँ का दिल है तो अंदेशा लगे रहती हैं, कई किस्म के वहम सताते रहते हैं। मुकद्दस की पापा मैडम मुस्कुराई और कहा, बेटी की माँ हो, जानती हूँ तुम्हारी तकलीफ पर यकीन रखो, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के हक में बेहतरीन साबित होगा, इंशाल्लाह आमीन। दोनों गले लग गए थे। उस रात मैडम अपने बेटे दराब को समझा रही थी और कह रही थी कि जरूरी नहीं कि एक शोहर अपनी बीवी को सिर्फ उसकी गलतियां बयान करे, बल्कि शोहर चाहे तो उसकी परवरिश भी कर सकता है, उसकी तरबियत भी कर सकता है, उसे सही गलत की पहचान भी करवा सकता है और उसे अपने रंग में रंग सकता है। 10 साल का मासूम सा बच्चा अपनी माँ की बात गौर से सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, मेहरून ने उसे गले लगाकर कहा। जी अम्मी। गेट पर दराब खड़ा था, बिल्कुल सामने। अब इग्नोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह खामोशी से आकर अगली सीट पर बैठ गई और ड्राइवर करने लगा। सारा वक्त खामोशी से गुजर गया। वो हैरान हुआ उसका तेवर देखा। अपनी हर दरमी पर उसे जरा अफसोस न था। मेरी बिल्ली मुझसे मियाऊं, वो दिल में सोचकर कल्स कर रह गया था। घर पहुंचकर वो सीधा कमरे में चले गई और दराब उसके पीछे आया और कहा, यह क्या बदतमीजी है, क्या बचपना तुमने लगा रखा है। जो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ती उसकी कलाई थाम कर उसने कहा। उसे अपनी कलाई छुड़वा कर परी ने कहा, मैं तो बच्ची हूँ ना, तो बच्चों से बचपने की उम्मीद लगाई नहीं चाहिए। आप बड़े हैं तो बड़ा सोचें। वो उसकी हिम्मत पर हैरान हो गया था और ताली बजाकर कहा, वाकई तुम्हें बहादुर बनाकर शायद मैंने गलती की है, तारीफ की है, तुम्हें गिफ्ट किया है, उसका नतीजा है कि तुम ये सब मुझे ही दिखा रही हो अपने तेवर। हाँ बोलो। उसका गुस्सा अरूज पर था। साबर उसे सुबह वाला सीन सुनने के बाद, नहीं चाहिए आपकी बहादुरी के दिए तगमे। वो जो जोश में आकर उसके दिए परफ्यूम एक एक करके उसके कदमों में फेंकती जा रही थी और तोड़ती जा रही थी। वो हक्का बक्का लड़की को देख रहा था। उसकी हिम्मत और बहादुरी पर हैरान हुआ। ये मत तोड़ो, ये मेरा दिया हुआ परफ्यूम नहीं है, तुम्हारा है। वो जब फेंकने लगी थी उसके पैरों की तरफ, अचानक दराब ने कहा तो उसने देखा और कहा, हाँ ये मेरा तो अपना है। उसे ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ परी ने और जल्दी से दराब ने उसकी तरफ दूसरा परफ्यूम बढ़ाया और कहा, ये मेरा ही दिया है, तो लो। उसके बाद एक रह गया। वो जो इस परफ्यूम को गौर से देखने लगी थी तो एकदम दराब ने कहा और उसने वो फेंक दिया उसके कदमों के पास और चकनाचूर हुआ। ये लो आहरी, इसे तोड़ो, फिर बताओ मसला क्या। आहरी परफ्यूम की तरफ दराब ने बढ़ाते हुए कहा था। वह परफ्यूम उसने वापस रख दिया और सर पकड़कर रोना शुरू हो गई। अब क्या हुआ ये बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ। अब बड़ी हैरान हुई उसकी बात पर। क्या जान कभी वो अनजान बन रहा था या वाकई उसके एहसास से बेखबर है। वो कहे बिना न रह सकी, क्या वाकई आपको नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता, तुम खुद बताओ आसान लफ्जों में। दराब ने कंधे उचकाकर उसकी बात का जवाब दिया। उसके अंदापा पर ने बात बदल कर कहा, मुझे अम्मी के पास घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। या क्या कह रही हो। दराब की बात पर चौंका था, शायद उसे कुछ और सुनने का एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं मुझे हवेली छोड़ा है तो फिर बस मुझे यहाँ नहीं रहना, परी ने जिद्दी लहजे में कहा था। बस यही प्रॉब्लम है। दराब ने यकीन करने के लिए पूछा था। हाँ यही प्रॉब्लम है। अब परी ने यकीन दहानी करवाने के लिए कहा था, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ हर किस्म की आज़ादी दे रहा हूँ, तुम वहाँ पर वापस इस घर में जाना चाहती हो। वो हैरत से भरपूर लहजे में पूछा उससे और उसका सर हिलाकर तस्दीक करने पर वो तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी बेवकूफ़ी पर उसे तैशार था। क्या मसला है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे, जो ऐसी फजूल बातें कर रही हो। मेरी मर्जी है, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। उसका टोन जिद्दी था। वो उसके सामने बोल नहीं पाती थी। आज उसे इनकार कर दिए। दराब का हैरान होना बनता ही था। आजकल उसे हैरत के झटके दे रही थी परे। सॉरी तुम्हारी बातें नहीं मान सकता, और वो भी जो फजूल और बेजा है। जहनी तौर पर खुद को तैयार कर लो, यही रहना है और मेरे हिसाब से ही रहना है। जाने क्यों उसे साथी नहीं कर पा रहा था और वो जिद्दी बनती जा रही थी। मैं आगे जाकर कहूंगी कि मुझे ले जाए यहाँ से, परी ने खुशी को कहा। परी को खुशी हुई, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। ये उसके लिए खुशी का बायस बात थी। आगे जाने से ज्यादा मेरा हक है, इसलिए मेरी मर्जी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, समझी। जहाँ तक मिलने की बात है तो चंद दिनों में चाची से मिलवाऊंगा, फिर हवेली भी बेच चलेंगे। वो अपने तरीके से गुस्से से कहकर चला गया था। बिना उसका जवाब सुने उसके जाते ही वो खुलकर मुस्कुराई। उसे दराब के लफ्जों की खुशी हो रही थी। मेहरू भाभी कुछ दिन से आप ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर को दिखाएं। ऐसी छोटी मोटी बीमारी को खुद पर सवार नहीं करती, मैंने हंस का कहा। दावर 10 महीनों का हो गया था और लीजे 8 माह के। दाराब खुश रहता, वो दोनों बच्चों के साथ। अब वो बेजार नहीं रहता था। अब उसे शिकायत नहीं होती थी। उसकी मांग घर के कामों में मसरूफ होकर उसे कम वक्त देती है। पता नहीं क्यों आपकी रंगत पीली रहती है और नाडाल रहती है, जबकि आप तो हमल के दिनों में भी चुस्त रहा करते थे। मुकद्दस के लहजे में तशवीश थी मेहरू के लिए। दोनों एक दूसरे के बच्चों की फिक्र रहा करते थे। कहे तो तुम ठीक रही हो। मेहरू को भी अपनी तबीयत गिरी गिरी महसूस हो रही थी। आप भाई से कहना वो दिखाएं आपको डॉक्टर को, या मेहरू से कहें आपका चेकअप करवा ले। मुकद्दस ने अपनी तरफ से मशवरा दिया था। मुकद्दस जान रही थी माहिर खान कितना मारता है अपनी बीवी को।
उसे कोई भी परवाह नहीं है महरों की। सब समझ कर भी मुकद्दस अनजान रहती और खामोशी से बगैर कोई भी सवाल किए उसकी मरहम पट्टी करती, दर्द की गोली मंगवाती महरो से और उसको देती। अरे नहीं, तुम फिक्र ना करो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, महरू ने बेफिक्री से कहा। अगले हफ्ते दरब की सालगिरह, शहरी भी आएगी, फिर कुछ दिन ठहरेगी यहाँ मेरे पास। महरू ने खुशी से बताया अपनी बहन शहर बानो उर्फ शहरी के आने का। उसी वक्त मुकद्दस के दिल में ख्याल आया कि उसे बताया जो उसने उस रात महसूस किया था। कितना डठाई से मुकर गई थी वो। कितना फर्क है दोनों बहनों में। क्या महरू भाभी है साफ शफाफ शबनम के कत्ते जैसी, पर वो बेकदरे शोर की कुर्बत ने उन्हें बुरा काट दिया था। न किसी से गिला, न शिकवा, न ऊंची आवाज में कभी बात करते हुए सुना किसी से महरू ने। दूसरी तरफ शायरी तेज तबीयत की, मुकद्दस सोच सकी पर कह ना सकी महरू से। पर मुकद्दस को वो जो बात उलझाती थी उसकी आंख में छुपाता हुआ तासर जो उसकी जुबान से अलग होता। ऐसा लगता जैसे उसकी आंखें कुछ और कह रही हो और जुबान से वो कुछ और कह रही हो। पर महरू अपनी बहन की आदतें महसूस ना करते थे। पर मुकद्दस ये सब सोच सकी, कहने की हिम्मत ना कर सकी, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर वो कहे कि सही तो भी कभी नहीं मानेगी महरू भाभी। उसकी आंखों पर अपनी बहन की मोहब्बत की पट्टी जो बांधी हुई थी। आज दूसरा दिन था। दराब की सालगिरह भी गुजर गई। हवेली में जश्न का समा था। कल रात वो महरू को अपनी तबीयत खराब लग रही थी, फिर भी उसकी आदत थी बर्दाश्त करना, सो वह बर्दाश्त करती। जिसम बेइंतहा दर्द कर रहा था, उसने दर्द की गोली ले ली थी। आजकल मुकद्दस सारा काम संभाल लेती थी। कुछ देर के बाद आराम या फिर महरू दावर शहरी के पास था। उसके लिए वो कमरे में अकेली थी। दरवाजे पर ना करके मुकद्दस अंदर आ गई थी। भाभी चलें, आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ, आपसे खाना जो खाया नहीं जा रहा। मुकद्दस ने साइड टेबल पर सूप रखा, उसकी पेशानी पर हाथ रखकर देखा कि हल्का सा बुखार था जो कई दिनों से उसका था। आंखों के नीचे हल्के नुमाया हो रहे थे। वो बेहाल अंदाज में उठने लगी। मुकद्दस ने उसको सहारा देकर दिया और बिठाया। मैं बीबी जान को बताती हूँ। अरे नहीं, अब मैं ठीक हूँ, उन्हें मुस्कुराकर कहा। क्या हुआ? क्या माहिर भाई ने? मुकद्दस को लगा कि शायद माहिर भाई ने हाथ उठाया हो भाभी पर। कहते कहते आधा जुमला खा गई थी। मैं उन्हें जल्दी से कहा, अरे नहीं, वो तो इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अपने हाथ से रोज दूध का गिलास पिलाती है। मैं बेइंतहा खुश हूँ आजकल। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। मुकद्दस ने दिल में उनकी खुशी हमेशा कायम रहने की दुआ की। अच्छा, ये तो खुशी की खबर बताई आपने। वो आपका ख्याल करें, कदर करें, उससे बड़ी क्या बात होगी। उनके गले लग गए थे। खुशी से कहा, भाई आपको ऐसे ही प्यार करते रहे सदा। आप सारी खुशियां देखें। लगता है उनके प्यार ने आपको अपनी तकलीफ का एहसास दिलाया, इसलिए तो फिर नडाल आजकल रहती हैं। मुकद्दस ने अपनी सोच के मुताबिक कहा था। वो हंस पड़े। शायद उसके पास लफ्ज कम पा रहे थे ये बताने के लिए कि वो कितनी खुश है अपनी बहन जैसी जेठानी के लिए। कम वक्त में दोनों का ताल्लुक बहुत ही गहरा हो गया था। महरू मुकद्दस गप्पे लगाती थी। महरू सूप पीने के बाद हल्के फुल्का महसूस करती। शाम का वक्त था, दोनों फारग थे। अलीजा बीबी जान के पास सोई हुई थी। दावर तो शायरी के पास था, तो बेफिक्र होकर दन्नू बैठी हुई थी। इस वक्त दरवाजा खुला और दोनों की मुतवज्जा दरवाजे की तरफ हुई थी। सारे शापा को देखकर वो दोनों हैरान हुई। शादी के बाद पहली दफा रहने आई थी कल ही, क्योंकि इन दोनों वो उम्मीद से थी। उनका 5वां महीना चल रहा था। वो दोनों भाभियों को बात करने के काबिल ना समझती थी, इसलिए दोनों भाभियां सलाम दुआ और हाल अहवाल पूछती, उससे ज्यादा उससे बात ना करती थी, क्योंकि इन दोनों की कहीं कोई सी बात सहज को बुरी लगे तो एक क्यामत घर में बर्पा हो जाएगी। इस डर से दोनों नहीं बोलते। पर उनकी हाथ मदार में दोनों जरा कमी ना करती। कभी बीवी जान के कहने की नौबत ना आती। अरे आपा आए आए, महर ने मोहब्बत से कहा और साथ में उठकर उसके पास गई। उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आए। दोबारा कहा, आए ना आपा, सच में खुशी हुई आप मेरे कमरे में आए। कोई काम हो आपका हुक्म करें। महरू थी ही ऐसी सबको प्यार करने वाली। उसकी बनिस्बत मुकद्दस को वो जो इज्जत देता दुगनी देती और ना देता उसे सलाम से ज्यादा ना बोलती। अगर करीबी रिश्ता होता, इसलिए मुकद्दस खामोश ही रहती। सारे शहरत से देखी थी उस औरत को जो चाहे जाने के लायक थी, जिनको उसने कभी इज्जत ना दी थी, फिर भी वो इज्जत दे रही थी और प्यार भी दे रही थी। महरू की आंखें बयान करती, वो कोई दिखावा यहाँ पे चापलूसी नहीं कह रही। इतनी बेइज्जत औरत को मैंने इतने दुख दिए अपने एहसास कमतरी में शादी के ना होने की वजह से, और अपने एहसास बर्तरी जो मुझे इस घर में मिली थी। वो दुख से सोचने लगे। मुझे माफ कर दो महरू भाभी। अचानक सारे शापा ने अपने दोनों हाथ माफी के अंदाज में जोड़े उनके सामने और फिर मुकद्दस के आगे। तुम भी मुझे माफ कर दो मुकद्दस भाभी। दोनों हैरत से देखने लगी थी। उनके हाथ पकड़े और दोनों ने बैक वक्त कहा, आपा आप बड़ी हैं, हम दोनों ने आपको माफ किया। सारा शहरान हुई उसके लफ्जों पर। दिल में तकलीफ की टीस उठी। दिल के दर्द को जुबान पर लाकर सरश ने कहा, नहीं, मैं तुम दोनों के गुनाहगार हूँ। अपनी महरूम का बदला लेते रही दोनों से। गरूर था, पाप और भाई की मोहब्बत पर जुल्म करती रही। जुबान से ऐसे ऐसे वार किए जो दूसरों की दिल आजादी का सबब बनते रहे।
اس کے روتے روتے ہچکی بن گئی تھی. دونوں دکھ اور صدمے سے سیرش آپا کو دیکھے تھے. محروب بھابی، آپ کو باعث سے لڑایا، خدا کے لیے معاف کریں. 12 سالوں کے لیے 1 منٹ میں معاف نہ کریں، سزا دیں، کچھ تو کہیں، میرا دکھ کم ہو. نہیں آپا، آپ ایسا نہ کہ میں نے ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، کبھی برا نہیں چاہا آپ کے لیے. محرو نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا. وہ ان کے حوصلے پر حیران ہوئی اور کہا، تمہاری اسی خاموشی اور صبر نے میرا کیا ہوا واپس آ گیا میرے اوپر. مجھے اللہ نے سزا دے دیا، تمہارا صبر اور چپ مجھے لے ڈوبا. وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے. آج کسی غرور اور انا نے نہیں روکا ان کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے سے. کیا ہوا ہے آپا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ محرو کو دکھ ہو رہا تھا اس کے آنسو دیکھ کر. تکلیف تو مقدس کو بھی ہو رہی تھی. مجھے رونے دو اور اعتراف کرنے دو. تمہیں پتا چلے اللہ سب کا ہے، سب دیکھ رہا ہے. خاموش کی عرش کو ہلا دیتی ہے. سیرش نے بے دردی سے آنسو پہنچ کر کہا تھا، اور محرو کو ان کے آنسو تکلیف دیتے. وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے تھے. خدا کے لیے آپا میرا یقین کرے، میں آپ کو بدوا نہیں دی، کبھی کسی بھی لمحے بھی نہیں، تب بھی نہیں جب آپ کے کہنے پر میرا شوہر مارتا. کہتے کہتے خاموش ہوگی محرو. سیرش کو دکھ ہوا. اس نے کہا، سچے دل سے معافی مانگتی ہوں. یا وقت لا نہیں سکتی، پھر بھی معاف کر دو سچے دل سے. شاید کچھ آسانی ہو جائے میری زندگی میں. مجھ سے آدھی عمر کی نند مجھے ذلیل اور بے عزت کرتی ہے اور میرے اوپر جھوٹے الزام لگاتی ہے. تب تم یاد آتی ہو، تمہارا بے بسی والا چہرہ یاد آتا ہے. میری ساس اس کا ساتھ دیتی ہے. میں نے ظلم کرتے وقت کبھی احساس نہیں کیا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. بی بی جی کو کبھی آپ دونوں نے سے جڑنے نہ دیا. وہ بھی میری ناراضگی کے ڈر سے تم دونوں کا ساتھ نہ دیتی. مجھے سمجھاتی رہتی پر میں بہری ہو گئی. سمجھ نہیں آئی ان کی باتیں. تھک کر وہ بھی خاموش ہو گئے. وہ رو رہی تھی تڑپ تڑپ کر، اور وہ احمد خان کو ماں کا پیار کر رہی تھی. پھر بھی ہاشم ماں کی نظر میں کوئی بھی عزت نہ تھی ان کی. بے شک لوگ بھول جاتے ہیں کر کے، پر اللہ نہیں بولتا اپنے مظلوم بندوں پر کیا ہوا ظلم. مکافاتی عمل اٹل ہے. سیرش کو اپنا وقت نے سمجھا دیا تھا، اللہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اس کا بندہ معاف نہ کرے. اور نہ روئیں، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا. آپ کے حق میں دعائیں کروں گی، سارے حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کی ساری سسرال آپ کو محبت اور عزت دے، آمین. یہ باتیں محرو نے سچے دل سے کی تھی. اس کی آنکھیں ہر قسم کی ریاکاری سے پاک تھی. آمین تینوں نے بیک وقت کہا. اور تم بھی مقدس معاف کر دو. اب انہوں نے ہاتھ جوڑے چاہیے مقدس کے آگے، پر اس نے جلدی سے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، میں نے بھی آپ کو معاف کیا. وہ پہلے محرو کے گلے لگی، پھر مقدس کے ساری قدورت ان کے بیچ ختم ہو گئے تھے. اسی وقت محرو نے کہا، آئندہ یہ باتیں آپ نہیں دہرائیں گی، جو ہوا سو ہوا، بھول جائیں. وہ مسکرائی اور کہا، ٹھیک ہے. وہ باتیں کرنے لگی. مقدس چائے بنانے کا کہہ کر چلی گئی تھی. سیرش آپا مدد سے اس سے باتیں کرنے لگی. واقعی معافی مانگنے سے دلی سکون نصیب ہوتا ہے. اپنے دل میں اترتے سکون سے ان کو احساس ہوا تھا. دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا تھا. وہ سوچ رہی تھی. پھر کچھ دیر میں چائے لے کر آئی مقدس. ساتھ ہی بی بی جان بھی آ گئے تھے. اس طرح چار نے ساتھ چائے پی اور باتیں بھی چلتی رہی. بی بی جان نے کہا، دیکھو سیرش، اصل بیٹیاں تو بہو ہوتی ہیں نا، جن سے رونق ہوتی ہے. دیکھ لو میری دونوں بہویں کتنی اچھی ہیں. بی بی جان کے لہجے میں آج سچی خوشی تھی. ان کی بیٹی اپنی بابیوں سے پیار سے بات کر رہی تھی، اور کچھ دیر پہلے ان کو سمجھانے پر اور ان کی ہمت لانے پر وہ ہمت کر کے آئی اور دونوں سے معافی مانگ لی. اسی طرح وہ اپنے دکھوں سے نجات حاصل کر سکتی ہے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے بی بی جان، آج سیرش نے دل سے کہا تھا. اسی ایک جملے نے سیرش کو بے چین رکھا. اگر ماں جو اپنی بہو گھر کی رونق بنا لے تو اس کی جگہ کیا رہ جائے گا. اس لیے وہ ظالم بن گئی تاکہ بابیاں اس کے مقابل نہ آ جائے. اس لیے دبائی رکھنا چاہا سیرش نے. سیرش نے اپنی غلط سوچ کو صحیح سمجھا، اپنی بابیوں پر بے جا روب ڈالا اور ان کے اعتماد کو مجروح کرنا اپنا فریضہ بنا لیا. جب وہ اپنے سسرال گئی تو یہی سب اس کے ساتھ ہوا، اور سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب اپنی چھوٹی نند اس پر الزام لگاتی. اس کا شوہر یا ساس اسے بے عزت کرتے تو اس کی کیفیت عجیب ہونے لگ جاتی. وہ چاہ کبھی اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پاتی اور خود کا دفاع نہ کر پاتی. وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تو لفظ گم ہو جاتے، اس کی زبان لڑکھڑانے لگتی. تب اسے اپنا ہر ایک گناہ یاد آنے لگا اسے اس وقت. پر آج اسے اپنی بی بی جان کی بابا یقین آ گیا تھا کہ گھر کی اصل رونق بہو ہے. اب سیرش اپنے گھر کی رونق بننا چاہ رہی تھی. اسے یقین تھا اب معافی مانگنے کے بعد اس کے لیے حالات مشکل ہوں گے، پر اس میں اللہ کی مدد ہوگی اس کی آسانی کے لیے، کیونکہ اس نے اللہ کے بندوں سے معافی مانگ لی ہے. بے شک جو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اپنے بندوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، ان کے لیے ان کا حوصلہ دیتا ہے. معافی مانگے تو بندہ اسے معاف کر دے. بے شک سب اللہ کی مرضی اور حکم سے ہوتا ہے. اگلے دن ہاشم خان لینے آیا تھا. سیرش اپنا سامان باندھ کر رہی تھی. آپا میں کچھ مدد کروں؟ محرو نے کہا. نہیں محرو بھابی، تھوڑا سا ہے میں کالوں گی، بس آپ بیٹھے مجھ سے باتیں کریں. سیرش نے دوبارہ سے اسے بٹھا دیا
اور باقی کے جوڑے بیگ میں رکھے اور زپ بند کر دی۔ دیکھیے ہو گیا سب، سہج مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ہاں واقعی، میرو نے ادھر ادھر نظر گھما کر کہا۔ سب آسمان بند کر دیا، سہج نے کہا۔ ویسے بھابھی ایک بات کہوں، اگر برا نہ لگے تو، سہج نے دھیمی لہجے میں کہا اور اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، ایسے جیسے وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہو اور کہہ بھی نہ پا رہی ہو، ہچکچاہٹ بھی ہو رہی ہو۔ کیا بات ہے آپا، کھل کر کہے۔ تم برا مت مانا، اپنی بہن شہر بانو پر نظر رکھا کرو، وہ تمہارے لیے آئی ہے، پر سارا دن سوتی جاتی ہے اور رات بھر حویلی میں ادھر ادھر چلتی ہے، کچھ عجیب لگا مجھے۔ سہج نے شہری کہنے کے بجائے شہر بانو اس کا اصل نام لے کر مہر بانو عرف میڈو کا سمجھایا۔ اگر پہلی والی سہج ہوتی تو کیا اسے کیا بول دیتی، پر آج اس نے دبے لفظوں میں کہی بات۔ آپا کھل کے کہیں، میڈو نے فکر مندی سے کہا۔ میڈو کو حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، تم خود نظر رکھو، تمہاری کواری بہن تمہارے لیے تمہاری ماں باپ بیچتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے وہ۔ میڈو کو سوچ میں ڈال کر سہج اٹھ گئی تھی، کیونکہ شاید اس بارے میں وہ زیادہ کچھ کہہ کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔